अब हेपेटाइटिस बी लोगों को बहुत होने लग गया है, इसकी क्या वजह है और बी सी से कितना खतरनाक है? ज़्यादा हमारे यहाँ जो है वो सी है, कॉमन है। और बी और सी की खतरनाकी के बारे में तो दोनों इक्वली खतरनाक हैं। दोनों ही जो है वो जिगर को सुकेड़ सकते हैं, जिगर का कैंसर कर सकते हैं। सी के साथ ज़्यादा कैंसर, बी के साथ भी है, और बाज़ मरीजों में तो हमने देखा है बी और सी इकट्ठे भी हो जाते हैं ऐसे। और दोनों की जो वजह है स्प्रेड की, वो यही मैंने आपको बताया कि इंतहाई जो कुर्बत के ताल्लुकात हैं उसमें अगर एक पार्टनर को है और वो सेफ सेक्स नहीं करता, ठीक है, तो वो अपने पार्टनर को भी इन्फेक्ट कर देगा। फिर उसके बाद जो नीडल शेयरिंग है, उससे बार बार चौक, नाई के पास जा रहे हैं, ब्लेड दूसरा नहीं नया निकलवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो फिर उसके बाद ये जो प्रोफेशंस हमारे हैं, जैसे कि हम लोग डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, हमें चाहिए कि हम वैक्सीनेशन, बी की तो वैक्सीनेशन है, सी की नहीं है, तो हम लगवाएं। और बल्कि इसको कंपलसरी किया जाए हमारे सेटअप में कि लगवाएं। बहुत सारे सुस्त डॉक्टर्स होंगे जिन्होंने नहीं करवाई, अवेलेबल अब है, ए की भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, बी की भी है, लेकिन हम जरा, आपको पता है डॉक्टर्स दे आर बैड पेशेंट्स, तो हम लोग नहीं जाते। तो आप इसको कंपलसरी कर दें कि जी एट वर्क प्लेस जो लोग ज्यादा खतरे में हैं, यानी जिन्होंने खून निकालना है मरीजों का, ऐसे मरीजों को जिनको जिगर का मसला है, वो ज्यादा रिस्क पर है ना कि वो इन्फेक्शन उससे क्या प्रिक हो गया आपको। और इसी तरह जो सैलून वाले हैं और इसी तरह जो हिजाम है, जी उनको भी ये वैक्सीनेशन करवा लेनी उनको चाहिए। वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, और हमारे हेल्थ सिस्टम को ये मेक श्योर करना चाहिए कि ये परफॉर्मा में ये लिखा हो कि जी इसने वैक्सीनेशन कराई है, नहीं कराई है। फिर उसके बाद इसकी बूस्टर्स होती हैं, यानी कि आपने अगर 3 डोजेस लगवा लिए तो 5 साल के बाद आपको दोबारा 1 डोज इसकी वैक्सीनेशन की जो है लगवानी चाहिए। और ये साल बाद लगती है? इसकी पहले जो 2 डोजेज हैं वो तो महीने महीने के इंटरवल के, जो तीसरी डोज है उसके 5 साल के बाद फिर एक बूस्टर लगती है। ठीक है। और उसमें ये होता है कि ब्लड के अंदर भी आप लेवल्स चेक करते हैं कि क्या वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई है जो कि चाहिए थी हमें, जो कि हिफाजत, जिगर की हिफाजत करेगी इस जरसूमे के अगेंस्ट। क्या वो एंटीबॉडी इतने लेवल पर मौजूद है कि वो हिफाजत कर सकती है। अब फर्ज करें कि हमें 100 यूनिट चाहिए उस एंटीबॉडी के, और वो कोई 10 से नीचे है या 10 से 100 के दरमियान में है, तो इसका मतलब है कि उसको बूस्टर लगेगी। तो बाज़ औक़ात वैक्सीनेशन जो होती है वो वाले रिजल्ट्स नहीं दे रही होती जो डिजायर्ड होते हैं उस जरसूमे से बचने के लिए। ठीक है, तो वो भी आपको देखने चाहिए, स्पेशली वो लोग जो कि इन फील्ड्स में हैं, इन मरीजों से डायरेक्टली डील कर रहे हैं। सिस्टर्स तो बहुत ज्यादा डील करती हैं, वो तो उन्होंने तो सैंपल्स निकालने होते हैं। जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, हाउस ऑफिसर्स, वो भी सैंपल्स निकाल रहे होते हैं, बगैर ग्लव्स के निकाल रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ग्लव्स नहीं होते, नहीं यूज करते, साफ कर रहे होते हैं आपकी ये नाक वगैरह को शक्कर मशीन से, या कुछ चीजें डाल रहे होते हैं नाक के अंदर, ग्लव्स नहीं होते। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इसका फैलाव का बाइस। मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूरी है। मास्क तो ऐसा सच इतना नहीं कुछ करता, लेकिन ग्लव्स बहरहाल वो जरूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, इसमें जरूरी टेस्ट हमने देखा है कि जब भी कोई पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है तो उसने LFT जरूर करवाया होता है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। LFT क्या इंडिकेशन देता है और इस टेस्ट का बेसिक मकसद क्या होता है? लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, इसका मतलब यानी जिगर का ये बताता है कि जो निज़ाम है वो सही है या नहीं है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं लिवर के अंदर, और अगर लिवर सही काम कर रहा है आपका तो वो एंजाइम्स नॉर्मल, उनकी एक रेंज होती है, उसमें आ रहे होते हैं। अब अगर लिवर को सोजिश होती है, यानी वो सूज जाता है, तो वो जो एंजाइम्स होते हैं वो सूजे हुए लिवर के अंदर से फिर ब्लड में आना शुरू हो जाता है। जब वो ब्लड में आएंगे तो उनका लेवल बढ़ जाएगा, और वो ब्लड में जब हम उसका टेस्ट करेंगे और वो लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा तो हमें एक इनडायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से पता चल जाएगा कि लिवर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। इसी तरह बिलीरुबिन जो आपको पीलापन करती है, वो भी लिवर ही एक मादा बनाता है जो कि आमतौर पे खून में नहीं होता। लिवर उसको जो है वो अंतड़ियों में भेज देता है, अंतड़ियों से वो आपके पखाने में बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर लिवर ठीक नहीं है तो वो मादा जो है वो लिवर से स्पिल होके ब्लड में आ जाएगा ना ज्यादा, और वो ब्लड में आएगा तो वो पिक भी हो जाएगा खून के टेस्ट के जरिए, और वो आपके जिस्म को भी वो रंगत दे देगा, पीलाहट। वो बिलीरुबिन की वजह से होती है, जो कि इस चीज को शो करता है कि लिवर के साथ या जिगर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, शायद मोस्ट लाइकली सोजिश है। ठीक है जी। और ये भी होता है बाज़ औक़ात कि इतनी ज्यादा सोजिश के अटैक्स होते हैं, बार बार अटैक्स होते हैं सोजिश के, कि लिवर के अंदर अल्टीमेटली वो जो एंजाइम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है। और उस वक्त वो लिवर के एंजाइम्स ब्लड के अंदर नहीं बढ़ते, लेकिन जिगर की तकलीफ मरीज को होती है। ये कब होता है कि जब लिवर का मसला एडवांस हो जाए, यानी जब वो सुकड़ जाता है लिवर, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। ठीक।
कि उसके ऊपर इतने अटैक हुए सोजिश के कि अब वो सुकड़ के अब उसके अंदर कुछ भी नहीं रह गया। ठीक है। वो नॉर्मल एंजाइम जो था वो भी नहीं रह गया जो वो खून के अंदर फेंक सके। तो जरूरी नहीं है कि हर लिवर के मसले के अंदर आपके लिवर फंक्शन टेस्ट जो हैं वो खराब ही आए, नॉर्मल भी आते हैं, सिरोसिस के मरीजों में नॉर्मल आ सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन उसकी वजह ये होती है कि लिवर तबाह हो चुका हुआ होता है टोटली। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने कुछ लिवर के पेशेंट ऐसे भी देखे हैं कि जिनको स्टूल के साथ ब्लड आता रहता है और वो ऑलरेडी CLD के पेशेंट्स होते हैं, तो इसकी वजूहात क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जिस तरह खून की तरसील होती है जिस्म के हर हिस्से में, इस तरह जो खून आपकी अंतड़ियों से उसकी तरसील जिगर के जरिए वो आपके दिल के सीधे हिस्से में जाता है खून। अब जिगर आपका सिकुड़ गया, अब जब वो सिकुड़ गया है तो वो जो खून नीचे अंतड़ियों से आ रहा है और उसने दिल के सीधे हिस्से में जाना है वो नहीं जा सकेगा। ठीक। अब पीछे प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक। अंतड़ियों के अंदर जिसमें आपकी ये बड़ी आंत भी आ जाती है। ठीक। वो फट जाएगी, इतना प्रेशर बढ़ेगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो फट जाएगी। जब वो फट जाएगी तो वो ब्लड आ सकता है, उसमें पखाने में भी आ सकता है। और इसी तरह का एक प्रेशर जो अगर आपका खुराक की एक नाली होती है उसके एंड पर एक प्रेशर बढ़ने की वजह से, क्योंकि खून आगे लिवर के सिकुड़ने की वजह से नहीं जा रहा, वो जब फटती है तो खून उल्टी में आता है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें, दोनों सूरतों में आप जिगर के टेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। जी, उल्टी में भी खून आ सकता है, पखाने में भी खून आ सकता है, और उसकी वजह ये कि खून की तरसील लिवर के थ्रू नहीं हो सकती उसके सिकुड़ाव की वजह से। ठीक है। इसके अलावा चूंकि लिवर जो जिगर है आपका वो सफाई भी करता है। ठीक है। जब वो सफाई नहीं करेगा गंदे मादों की, तो वो जो गंदे मादे हैं खून से डायरेक्टली ब्रेन में चले जाएंगे, दिमाग। ठीक है। और फिर दिमाग का मसला भी और फिर वो बेहोशी में भी मरीज जा सकता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि वो कौन से ऐसे मरीज होते हैं जिनके पेट में पानी जमा होना शुरू हो जाता है जिगर की बीमारी? बिल्कुल वही, उसका भी वही है कि चूंकि खून की तरसील आगे नहीं हो रही, जिगर सिकुड़ गया है, ठीक है, वो सीधे जो दिल का सीधा हिस्सा है वहां खून जा ही नहीं रहा, ठीक है, वो नीचे नीचे ही रह रहा है। तो वो जो शरियानों में प्रेशर एक तो ज्यादा करेगा, दूसरा शरियानों में से लीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक। पानी जो है यानी जो सुर्ख जर्रात है वो तो खून के अंदर ही रहेंगे ऐसे ही, और जो पानी उसका पेट जो भारी मॉलिक्यूल्स हैं वो तो अंदर ही रहेंगे, वो तो नहीं लीक कर सकते ना शरियानों में से। शरियानों में से निकलेगा पानी, वो पानी जब निकलेगा तो जाहिर है उसने पेट में जमा होना है। ठीक। तो वो पेट जो है वो फूल जाएगा, पैर फूल जाएंगे। ठीक हो गया, जिसको साइटिस कहते हैं ना अपनी जबान में। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने टेस्टिंग की बात की, अब हेपेटाइटिस के हम देखते हैं कि वायरल टेस्ट हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, जो DNA या PCR होता है इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? अच्छा, इसमें ये होता है ना कि देखिए जब किसी को पॉजिटिव आता है हेपेटाइटिस बी, खून के अंदर पॉजिटिव आ गया है या C पॉजिटिव आ गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जरासीम जो है वो एक्टिवली अफजाइश भी कर रहा है अपनी। ठीक है। हर वक्त जरूरी नहीं होता कि वायरस जो है वो अपनी पैदावार या अफजाइश कर रहा हो और बच्चे पैदा कर रहा हो। ठीक है। जरूरी नहीं है, बाज़ औक़ात जो होता है वो बिल्कुल खामोशी से सोई हुई हालत में भी मौजूद होता है। ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जो कुछ उसने करना होता है वो करके गुजर चुका होता है और अब उसके कुछ ज़रात खून में बाकियात के तौर पे रह जाते हैं। जैसे कि C में मैं आपको बता दूं कि जो एंटीबॉडी C के अगेंस्ट एक दफा आपके जिस्म में बन गई हैं, चाहे आप इलाज करवा के 100% उस वायरस से आप निजात पा भी लेते हैं, वो पॉजिटिव आएंगे। अक्सर हमारे पास मरीज आते हैं, जी हमने हज पर जाना है, हमने सऊदीया जाना है, अब ये C पॉजिटिव आ रहा है, क्या करें? anti-HCV पॉजिटिव, एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ रही हैं, अब वो तो पॉजिटिव ही आएंगी ना। ठीक है। वो नहीं जाने वाली कहीं। ठीक है। वो उसके बाकियात हैं जो आपके जिस्म में परसिस्ट करेंगे। हमें इस चीज से इंटरेस्ट नहीं है, हमें इस चीज से इंटरेस्ट है कि वायरस वो वाला तो नहीं मौजूद जो कि अफजाइश कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है और तबाह कर रहा है। उसके लिए जो है वो अगर डेड है तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, वो तो उसका कोई एक जरा रह गया या उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई, वो रह गई, वो आपके जिस्म में मौजूद है। ठीक है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, अक्सर जो लोगों इस मसले से गुजर रहे हैं उनको पता होगा, तो वो पॉजिटिव होती है लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता, वो कैरियर होते हैं। यानी वो लोग जो है ना उनके अंदर बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो खून किसी को देंगे तो वो वायरस वहां जाएगा सोया हुआ और वो जाग सकता है दूसरे मरीज में, वहां जाके अपनी अफजाइश वो जाग सकता है, चांसेस हैं। तो इसलिए ऐसा मरीज जो हमारे पास आता है, हम ये देखने के लिए कि इसमें वो एक्टिवली अफजाइश कर रहा है कि नहीं, हम PCR करवाते हैं। ठीक है। PCR से हमें ये पता चलता है कि इसका DNA, PCR जिसको यानी लोग बड़ा टेस्ट भी कहते हैं, जी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, जिसमें कि हम बेसिकली ये देखते हैं कि ये वायरस बच्चे पैदा कर रहा है, कितनी कॉपीज पैदा कर रहा है, लाखों में, करोड़ों में, कितनी कर रहा है। अगर वो कर रहा है, वो डिटेक्टेड आ गया,
तो फिर हम उसको ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं।